हेलो बच्चों, वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे जेईई एडवांस्ड 2020 का जो पेपर 2 हुआ था उसके सेक्शन 3 के बारे में। हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वह भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्फेरिकल bubble inside water has a radius of capital R. Take the pressure inside the bubble and the water pressure to be P naught. The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that its radius becomes R minus of A. तो अब इसका रेडियस घट गया कितने से? A से। For A very less than R, the magnitude of the work done in the process is given by इस एक्सप्रेशन से उसका वर्क डन दिया जाता है, where x is a constant और गामा की वैल्यू हमें दे रखी है। So क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो होगा क्या? वो होगा पी डीवी, करेक्ट। यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है, और डीवी कितना है? चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर की वैल्यू कितनी है? चेंज इन रेडियस कितना है? वो ए है। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज पी नॉट इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ए। थोड़ा सा फॉर्म में बदल लेते हैं इसको। सो 4 पाई पी नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू ए। अब अगर हम देखें ऑप्शंस के, अगर क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे ये आर इंटू ए स्क्वायर है, जबकि हमारे पास क्या आया? आर स्क्वायर इंटू ए। तो ये क्वेश्चन जो था ये बोनस डिक्लेयर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे या तो कुछ मिस प्रिंटिंग है या फिर कुछ और दिक्कत है। वरना इन जनरल अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो मैं एक्स की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ। मैं मान लू, अगर मैं ये कहूँ कि ये मिस प्रिंटिंग का कारण हुआ है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In the balanced condition, the values of the resistances of the four arms of a Wheatstone bridge are shown in the figure below. The resistance R3 has a temperature coefficient of 0.0004 per degree Celsius. If the temperature of R3 is increased by 100 degree Celsius, the voltage developed between S and T will be. So इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया, ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ R of 300 नया वाला जो होगा वो होगा R नॉट इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा डेल्टा टी बोल देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300 1 प्लस 0.0004 इंटू डेल्टा टी विच इज 100, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 312 ओम्स। अब क्या करेंगे? 312 ओम्स आ गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अब 300 ना होके 312 ओम्स हो गया। अब हमें क्या पूछा है? द वोल्टेज डेवलप बिटवीन एस एंड टी विल बी। अच्छा, तो अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। मान लेते हैं वो जो करंट है वो I1 हो गया, और इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट अस से इट इज I2। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि I1 की वैल्यू आसानी से लिखी जा सकती है, कितनी होगी भाई? 50 is the potential drop between P and Q, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है? ये हो गया 312 प्लस ऑफ 60। सिमिलरली क्या I2 की वैल्यू भी आसानी से लिखी जा सकती है? 50 अपॉन 600। ये तो बड़ा आसान हो गया, कितना हो जाएगा? 1/12 एम्पियर्स। इसको भी लिखेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 372। करेक्ट। मुझे क्या निकालना है? VS माइनस ऑफ VT। करेक्ट। कितना है भैया? ये है 50 माइनस ऑफ I1 इंटू 60, ठीक है, माइनस ऑफ क्या लिखूंगा? 50 माइनस ऑफ I2 इंटू 100। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? इसको सॉल्व करते हैं, सो वी गेट द वैल्यू एज 0.27 वोल्ट, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.27 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस की वैल्यूज गिवन है C1 और C2 की, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, और हमें पता है अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो वो होते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। मुझे वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन गिवन है, तो परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ DC अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ DC1 अपॉन C1 स्क्वायर माइनस ऑफ DC2 अपॉन C2 स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि DC अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 10 अपॉन 2000 प्लस 15 अपॉन 3000। और यहां से इस बेसिक फॉर्मूले से क्या मैं सिंपल C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 1
2000 plus 1 by 3000 and this would give me 6000 by 5. करेक्ट और नॉट? कितना हो जाएगा ये? 1200 picofarad. Correct. So can I write down from here that DC is equal to 1200 into 10 by 2000 plus 15 by 3000. इन सब के स्क्वायर हैं, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ये सब की वैल्यूज के स्क्वायर हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 0.005। करेक्ट, इतनी आ रही है ना? ठीक है। सो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हमारे पास एनर्जी जो है दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ CV स्क्वायर, और उसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास कितना आएगा? DE अपॉन E इज इक्वल टू हाफ टाइम्स DC बाय C, और क्या लिखेंगे भाई? प्लस 2 टाइम्स DV अपॉन V। करेक्ट, चलिए भाई कर दीजिए सॉल्व। सो हाफ टाइम्स 0.005 प्लस 2 टाइम्स 0.02 अपॉन 5, देख लीजिए। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.3। ठीक है ना, ये परसेंटेज एरर है, इनटू 100 करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। सो ये क्या हो गया? D बाई E इंटू 100 इज इक्वल टू 1.3%। यह मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो देखिए तरीका बहुत सिंपल था, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यहाँ से हमने छोटा सा एरर्स का कॉन्सेप्ट लगाया, उसको लिखा। लिखने के बाद क्या किया हमने? एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ CV को जो हमें पता है वो लगाई, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट किया, छोटा सा एरर का कॉन्सेप्ट लगाया और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, जो कि आया कितना? 1.3%। चलिए भाई आगे बात करें। एक क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ दे रखी है हमें 1 मीटर on the surface of the earth. It is kept on the floor of a 5-kilometer deep ocean, taking the average density of water and acceleration due to gravity to be 10 to power 3 and 10. The change in the edge length of the block in mm is okay. So क्या मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बल्क मॉडुलस है 70 into 10 to the power 9 पास्कल। मुझे एक चीज और पता है, क्या पता है मुझे? मुझे पता है कि वॉल्यूम जो है वो होता है a क्यूब, यानी कि dv अपॉन v होगा 3 टाइम्स da अपॉन a। यही पता है मुझे बिल्कुल। क्या इसको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है dp अपॉन dv, ऐसे लिख सकते हैं? लिखा ही है क्वेश्चन में। अच्छा, और क्या करें हम? क्या अगर हमें इतनी नॉलेज आ चुकी है तो वी कैन राइट डाउन कि भाई 70 into 10 to the power 9 is equal to dp अपॉन dv by v, that gives me a upon 3da। और ये dp क्या है? अरे भाई dp है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर किस किस के बीच का? सरफेस के बीच का और जमीन, और कितना नीचे गया उतना, यानी रो इंटू जी इंटू एच। रो की वैल्यू है 10 to the power 3, जी की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू कितनी है? 5 into 10 to the power 3। इसको क्या मैं आसानी से लिख सकता हूँ? 5 into 10 to the power 7। बोलिए भाई, अगर लिख सकता हूँ तो क्या मेरे पास dA क्या निकालना था मुझे? चेंज इन एज लेंथ ऑफ द ब्लॉक इन मीटर mm। सो dA की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और क्या आ जाएगी? dB की वैल्यू कितनी है? 5 into 10 to the power 7 होल अपॉन 3 into 70 into 10 to the power 9, और यहाँ पे A की वैल्यू है 1। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती है? ये आती है 0.238 mm। तो अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो आंसर हो जाएगा 0.23। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। The inductors of two LR circuits are placed next to each other as shown in the figure. The values of the self-inductance of the inductors, resistances, mutual inductance and applied voltages are specified in the given circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the currents reach their steady state value is in millijoules. अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे दो इंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस इंडक्टर में अगर EMF E1 होगा तो उस E1 को मैं लिख सकता हूँ? कैसे लिखूंगा भाई? E1 को मैं लिखूंगा, अगर इसमें करंट I1 फ्लो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सो आई वुड राइट डाउन दिस एज I1 इनटू, क्या लिखेंगे भाई? जल्दी सोचें, क्या मैं लिखूंगा? L1 इनटू DI अपॉन DT, और क्या लिखूंगा? प्लस जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इनटू DI I1 ले लेते हैं इसको ना, DI1 अपॉन DT।
सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर E2 इंडक्टेंस लेता हूं तो उसको क्या लिखूंगा, L2 इंटू DI2 अपॉन DT प्लस M, अच्छा यहाँ पे 2 के कारण आएगा ना, ओके, इंटू DI1 अपॉन DT। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ E1 इंटू I1 DT। अरे हाँ है ना, अगर ये समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा, E2 इंटू I2 DT। इसको सॉल्व करूं मैं तो व्हाट डू आई गेट, L टाइम्स I1 DI1 प्लस L2 टाइम्स, ऐसे L1 भी है यहाँ पे, L2 टाइम्स I2 DI2 प्लस M टाइम्स, ये सब इंटीग्रेशन में है बच्चों, M टाइम्स I1 DI2 प्लस I2 DI1। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, I1 I2 आ जाएगा, ये वैल्यू तो क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ L1 इंटू I1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ L2 इंटू I2 स्क्वायर प्लस M टाइम्स I1 I2। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 इंटू I1 स्क्वायर। I1 स्क्वायर क्या है, I1 स्क्वायर है 5 अपॉन 5 यानी 1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, नहीं हाफ ऑफ L इंटू I2 क्या है भाई, I2 है 2 का स्क्वायर प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 इंटू क्या लिखूंगा, I1 I2 क्या है, I1 I2 है 1 इंटू 2। देख लीजिए भाई क्या इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 55 मिली जूल और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा विच इज 55 मिली जूल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A container with a 1 kg of water in it is kept in sunlight, which causes the water to get warmer than the surroundings. The average energy per unit time per unit area received due to the sunlight is 700 watt per meter square। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू 700 watt per meter square। This is given to us and it is absorbed by the water of effective surface area। एरिया की वैल्यू भी हमें गिवन है, यानी ए की वैल्यू हमें गिवन है। Assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, the difference of the temperature of the water in the surrounding after a long time will be। ठीक है, तो हमें डेल्टा टी निकालना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए 0.001 दे रखा है, हमें हीट कैपेसिटी भी दे रखी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ भाई कि dq अपॉन dt जो होता है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा E A T टू द पावर 3 इंटू डेल्टा टी। क्या ये समझ में आता है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ dt अपॉन dt इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा E A T क्यूब अपॉन ms इंटू डेल्टा टी। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोला गया कि भाई ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी रखी है, k जो कि बराबर है 0.001 का, करेक्ट। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई m इंटू एस इंटू के इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा E A T क्यूब, करेक्ट। अरे हाँ है ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा अभी, 4 टाइम्स सिग्मा E T क्यूब इंटू डेल्टा टी। क्या ही समझ में आया? अच्छा अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं इसके अंदर डिवाइडेड बाय एरिया कर दूं तो क्या यही वैल्यू है, और इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू एस इंटू के डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 700, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 700 इंटू एरिया, एरिया कितना है 0.05 अपॉन m कितना है, मास दे रखा है 1 kg अपॉन s क्या है, s है स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी बेसिकली, राइट। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m1 को हटाई दो सीधा 4200 और क्या है k क्या है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग व्हिच इज इक्वल टू 0.001। ठीक है ना भाई, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आई गेट दिस एज 25/3 व्हिच इज इक्वल टू 8.33। ये कौन सी डिग्री में होगा, तो डिग्री सेल्सियस में ले लो या फिर डिग्री केल्विन में ले लो। अब यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 8.33 और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये पूरा सेक्शन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी आपके फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो उनसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस विदाउट एनी डिले आते रहें। डेली एक वीडियो पोस्ट होता है, आप आराम से यहाँ पे
बहुत ही अच्छा कंटेंट देख सकते हैं। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।